हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर। मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम में आज हम आपको मनी के बारे में बताएंगे। पहले तो मनी मतलब मुद्रा। मुद्रा के अर्थ के बारे में सुन लीजिए। पहले इसमें नहीं दे रखा है। अंग्रेजी भाषा का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना है। कहा जाता है कि रोम में देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा बनाई जाती थी और देवी जूनो को ही मोनेटा के नाम से पुकारा जाता था। इसके अतिरिक्त लैटिन भाषा में मुद्रा के लिए पैक्यूनिया शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो पैक्स से बना है, जिसका अर्थ है पशुधन। पुरातन सभ्यताओं में पशुओं को मुद्रा के रूप में काम में लेने की प्रथा अत्यधिक प्रचलित रही है। इस दृष्टि से मुद्रा शब्द बहुत पुराने समय से ही प्रचलित है। अब आती है डेफिनेशन ऑफ मनी। मुद्रा की परिभाषा। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। विभिन्न दृष्टिकोणों को निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर ए, प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाएं। इसमें नंबर फर्स्ट, सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। इसमें मार्शल, रॉबर्टसन आदि परिभाषाएं दी गई हैं। तो सुनिए पहले इस वर्ग में। इस वर्ग की परिभाषाएं मुद्रा के सर्वग्राह्यता के गुण पर बल देती है। इस वर्ग की परिभाषाओं में मार्शल, रॉबिन्सन आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं आती हैं। तो सबसे पहले है मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो किसी समय अथवा स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने और खर्चे चुकाने के साधन के रूप में साधारणतः प्रचलित होती हैं। नंबर दो, रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब आती है सेकंड, वर्णनात्मक परिभाषाएं अथवा कार्यभाग परिभाषाएं। इसमें कालबोर्न के अनुसार मुद्रा को मूल्य का मापक और भुगतान के साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नोगारो के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के सामान्य मापक के रूप में कार्य करती है। सामान्य स्वीकृति और वर्णनात्मक दोनों वर्ग की परिभाषाओं में एक गंभीर दोष यह है कि इन दोनों ही के विचारों में मुद्रा की वैधानिक मान्यता को कोई महत्व नहीं दिया गया है। वर्तमान युग में कोई भी वस्तु स्वीकृति बिना मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती, भले ही उसमें जनता का कितना ही विश्वास क्यों न हो। अतः मुद्रा के वैधानिक स्वरूप का ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर थर्ड आते हैं वैधानिक परिभाषाएं, लीगल डेफिनेशन। इसमें सुन लीजिए।
मुद्रा के संबंध में तीसरा विचार यह है कि किसी भी देश में वही मुद्रा मुद्रा पानी मानी जा सकती है मानी जा सकती है जिन प्रकार से मुद्रा घोषित किया हो। इस मत के प्रतिपादक जर्मन के प्रोफेसर नैप तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर प्रोफेसर नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है राज्य द्वारा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है। प्रोफेसर हाल्टे ने मुद्रा को विधिग्रह स्वीकार करने के साथ ही उसे लेखे की इकाई भी माना है, जिसका अर्थ ऐसी इकाई है जिसमें सभी प्रकार की कीमतों का हिसाब रखा जाए। वर्तमान में मुद्रा के चयन की दृष्टि से रखते हुए नैप की परिभाषा उचित प्रतीत होती है, क्योंकि आजकल मुद्रा का चलन सरकार का ही दायित्व है। राज्य की स्वीकृति समान होते ही मुद्रा का महत्व समाप्त हो जाता है। अब आती है बी, विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषाएं। विस्तार के आधार पर नंबर फर्स्ट है संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषाएं। इसमें सुनिए, इस वर्ग में प्रमुख रूप से रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत मुद्रा की परिभाषा को रखा जाता है। रॉबर्टसन तथा उनके समर्थकों का यह विचार है कि विस्तृत क्षेत्र में भुगतान के लिए स्वीकार की जाने वाली वस्तु मुद्रा है। स्वर्ण एक ऐसी वस्तु है जिसे संसार के सब देश भुगतान के बदले स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में स्वर्ण अथवा चांदी, स्वर्ण मतलब सोना, से बनी हुई मुद्राओं को ही मुद्रा की परिभाषा में लिया जा सकता है। अतः केवल धातु मुद्रा को मुद्रा मानना संकुचित दृष्टिकोण का उदाहरण है। सेकंड आती है आपकी उदार दृष्टिकोण वाली परिभाषाएं। प्रोफेसर हार्टले विदर्स द्वारा प्रस्तुत परिभाषा उदार दृष्टिकोण की प्रमुख परिभाषा है। हार्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इस दृष्टि से चेक, ड्राफ्ट, हुंडी आदि साख पत्र तो मुद्रा है ही। अल्प विकसित क्षेत्रों में नारियल, सीप जैसी अनेक वस्तुओं को भी मुद्रा का पद दिया जा सकता है। यह दृष्टिकोण सीमित रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। चेक, बिल, हुंडी आदि साख पत्र भुगतान के लिए तो उचित माध्यम है, किंतु उनका संग्रह नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं को भी भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रह करना कठिन है, अतः उन्हें मुद्रा मानना उचित नहीं है। अब थर्ड आती है आपकी उचित दृष्टिकोण वाली अथवा आधुनिक विचारधारा की परिभाषाएं। इस विचारधारा के अनुसार धातु के सिक्कों और कागज के नोटों को ही मुद्रा में शामिल किया गया है। प्रोफेसर मार्शल एवं प्रोफेसर एली इसके मुख्य समर्थक हैं। मार्शल के अनुसार मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है जो किसी भी समय
या स्थान में बिना किसी संदेह के और बिना किसी जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और भुगतान करने के साधन के रूप में स्वीकृत की जाती है। प्रोफेसर एली के अनुसार मुद्रा ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में हस्तांतरित होती है और ऋणों के अंतिम भुगतान के रूप में सामान्य रूप से ग्रहण की जाती है। उपरोक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि ऐसी वस्तु मुद्रा हो सकती है जिसे विनिमय के माध्यम एवं ऋणों के अंतिम भुगतान के रूप में सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। इस आधार पर हम साक्ष्यपत्रों जैसे चेक, विनिमय पत्र आदि को मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। इस प्रकार केवल धातु के सिक्कों एवं कागजी मुद्रा को ही मुद्रा में शामिल किया जाता है। अब आती है मुद्रा की उचित परिभाषा। मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।